हेलो एवरीवन, सो लेट्स टेक इट अप फ्रॉम योर रैपिड फायर रिवीजन की सीरीज में और एक चैप्टर रैपिड फायर रिवीजन में लेके आ रहा हूं, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। फटाफट से इसको रिवाइज कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इजी चैप्टर है, 5 मार्क के आसपास का वेटेज रखता है, 4 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कुछ 1-2 मार्क का एमसीक्यू, तो अराउंड 5-6 मार्क्स का वेटेज है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये पेपर में आता ही है, ठीक है। सो इजी चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन स्टार्ट के करने के पहले बता दूं, आईजीएसटी एक्ट के अंदर आता है, तो इसके जितने भी सेक्शंस होंगे ये सारे सेक्शन आपको आईजीएसटी एक्ट के देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर को कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से हो जाएगा। और इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करके ना एकदम कंट्रोल में ले लेना। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, सेक्शन 7 अपने पास में है, 8 है, 9 है, ये 3 सेक्शन तो है ही, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई की जो असली बात है वो सेक्शन 10 के अंदर आती है और 12 के अंदर आएगी। तो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं, ये जो 11 वाला है और 13 वाला है ये फाइनल सी के अंदर आएगा। तो अपने पास में सेक्शन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स एंड 12 है विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज। तो 10 के अंदर गुड्स है और 12 के अंदर सर्विस है, और दोनों ही डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं वो फाइनल सी के अंदर आएंगे। तो ये पहले 3 छोटे मोटे प्रोविजन देख लेते हैं जिनका कोई प्लेस ऑफ सप्लाई से कोई खास नाता नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मेरे पास सेक्शन 10 है और 12 है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सेक्शन 8 है आईजीएसटी एक्ट का, बोलता है इंट्रा स्टेट। सर एलओएस एंड पीओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर दोनों सेम स्टेट या सेम यूटी में तो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो जाएगा, टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। लेकिन सेक्शन 7 ऑन द अदर हैंड बोलता है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर दो अलग अलग टेरिटरीज में, दो अलग अलग स्टेट्स में या फिर दो अलग अलग यूटी में, या फिर एक किसी स्टेट में और दूसरा किसी यूटी में, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट का होगा और इस पे लगेगा आईजीएसटी। ये सेक्शन 7 ने बता दिया। सर बाकी कुछ पॉइंट्स है वो सेक्शन 8 के अंदर है, और ये आपको ऑलरेडी सप्लाई चैप्टर के अंदर भी आपको समझाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, जब दो अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स है तो इसको और इसको, ये दोनों को मान लेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपका बिजनेस है और आप में बिजनेस में एक एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के बाहर ही है, अब आपका ही दोनों यूनिट्स है, तो ऐसे केस में इंडिया वाला और इंडिया के बाहर वाला, ये दोनों एक डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए जाएंगे। अगर आपके एक पैन पे आपने 2 बिजनेस खोल रखे हुए, एक पर्टिकुलर स्टेट में यूटी में और दूसरा उस स्टेट या यूटी के बाहर, तो फिर ऐसे ये 2 अलग अलग स्टेट या अलग अलग यूटी के अंदर जो आपके बिजनेस खोले हुए हैं ये भी हो जाएंगे डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा केस, अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट स्टेट के अंदर ही है, एक स्टेट के अंदर ही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर ही है, अब एक है आपका मुंबई में और दूसरा है आपका पुणे में, अब दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, लेकिन आपने क्या किया, यू हैव टेकन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ दीज एंटिटीज। तो अगर आपने एक पैन पे स्टेट के अंदर जो यूनिट खोले लेकिन दोनों के लिए अलग जीएसटी नंबर ले लिया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे सर, डीपी दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ाया था आपको, डीपी के ट्रांजैक्शन मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इंटर ब्रांच वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सप्लाई माने जाएंगे। विद कंसिडरेशन होगा तो 7(1)(a) में, और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी मान लिया जाएगा। 7(1)(c) के अंदर आता है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 के अंदर आता है पैरा 2 जो बोलता है रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे तो वो सप्लाई मान लिए जाएंगे इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। सो दिस इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सर आपने कहीं पे अपना एक बिजनेस खोला हुआ है और आपने बिजनेस में बार खोला हुआ है, बार नहीं साले, बार का मतलब होता है यहाँ पे ब्रांच, एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस। तो अगर आपने कहीं पे भी अपना बार खोला हुआ है, मैंने गुजरात में एक बार खोला हुआ है, बाय द वे गुजरात में बार नहीं होगा, मैं बार इसकी बात कर रहा हूं। सो ब्रांच या एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस खोला हुआ है और मेरा महाराष्ट्र में भी एक ऑफिस है, तो ये कहा जाएगा कि आई हैव अ सेपरेट एस्टैब्लिशमेंट इन गुजरात, और फिर मुंबई वाला और गुजरात वाला जो यूनिट है ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। तो अगर कहीं पे भी आपने बार खोल दिया है तो मतलब आपने वहां पे क्या खोल दिया है, एस्टैब्लिशमेंट, और अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट है कहीं पे भी तो वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर बैठ सकता है इस पॉइंट के हिसाब से। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 8। सेक्शन 7 आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया, बोला अलग अलग स्टेट्स या यूटी या 2 स्टेट यूटी के बीच में मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो दैट केस इज अ इंटर स्टेट सप्लाई जब एलओएस एंड पीओएस 2 अलग अलग टेरिटरीज में है। रेसिडुअल केस के अंदर ज्यादा रेयरली एग्जाम में आता है और इसके ऊपर कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, बस इतना बता दूं कि कभी कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में ही हुआ है, लेकिन एज पर डेफिनेशन वो कहीं पे सेक्शन 8 दैट इज इंट्रा की डेफिनेशन में फिट नहीं हो पा रहा है, और ऊपर दिए गए सेक्शन 7 के प्रोविजन में भी कहीं पे भी फिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हुआ तो टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया में ही हुआ है। अब इंडिया में ही हुआ है एंड एज पर डेफिनेशन ऊपर 8 या नीचे 7 में कहीं पे कवर नहीं हो पा रहा है, तो
तो भाई साहब ऐसे केस में इसको हमेशा हमेशा मान लेना इंटर स्टेट सप्लाई। ये रेसिडुअल केस होते हैं, रेयरली एप्लीकेबल होते हैं। ये आपका 7 और 8 खत्म हुआ। सेक्शन 9 आपको बताता है सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स। इसको मैं करवा दूंगा इस डायग्राम से। सर यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कोस्टल स्टेट महाराष्ट्र और दूसरा है गोवा। कोस्टल स्टेट है मतलब ये कोस्ट के आसपास समंदर से जुड़े हुए हैं। अब अगर एलओएस या पीओएस लोकेशन ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई पानी के अंदर समंदर के अंदर आ रहा है, तो वो एलओएस या फिर पीओएस जो पानी के अंदर आ रहा है वो किस स्टेट का पार्ट माना जाएगा? क्या वो महाराष्ट्र का पार्ट मान ले, क्या गोवा या गुजरात या केरला या कर्नाटका, क्या मान ले? तो बोला इस पॉइंट से एक काम करो, डिस्टेंस चेक करके देखो। अप्रोप्रिएट बेसलाइन देखो कहां पे आ रही है। महाराष्ट्र की अप्रोप्रिएट बेसलाइन 5 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे है और गोवा की अप्रोप्रिएट बेसलाइन 7 नॉटिकल माइल्स पे है। तो जो ज्यादा पास में है उस स्टेट मान लिया जाएगा। माना जाएगा एलओएस या पीओएस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र बिकॉज द एनपीएबी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। So whenever LOS is coming over here in the मिडिल ऑफ टेरिटोरियल वाटर समंदर के अंदर आ रहा है या पीओएस पानी के अंदर आ रहा है, तो फिर वो किस स्टेट का पार्ट माना जाएगा? सर ये उस स्टेट का पार्ट माना जाएगा जहां पे एनपीएबी इज लोकेटेड, जहां पे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। ये सेक्शन 9 था, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट आता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 10 के ऊपर और 12 के ऊपर बात करेंगे। सर 10 आपको बताता है प्लेस सप्लाई गुड्स के केस में क्या होगा अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन सेक्शन 11 में आएंगे और वो हमारे लिए नहीं है। सो इंटर वालों के लिए प्लेस सप्लाई गुड्स का सेक्शन 10 है। बोलता है अगर ट्रांजेक्शन ऐसा है विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो प्लेस सप्लाई होगा वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। अगर कभी गुड्स को असेंबल या इंस्टॉल करना पड़ा तो वेयर इट इज असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। और अगर ऑन बोर्ड बेचा गया था तो वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स को उठाया, जहां से गुड्स को लोड किया था, एयरक्राफ्ट में या ट्रेन में या बस में या जो भी है। ओके सो जब भी आप एयरक्राफ्ट में जा रहे हो, आपने कुछ गुड्स खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने हेडफोन खरीदे। अब आप हेडफोन आपने कहां खरीदे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप मुंबई से लेकर के दिल्ली वाले रूट पे थे तब आपने हेडफोन खरीदा, फर्क नहीं पड़ता है। वो हेडफोन का जो कार्टन है या जो भी स्टॉक है वो एयरलाइंस कंपनी ने कौन से एयरपोर्ट पे लोड किया था। अज्यूम करते हैं कि वो केरला के पोर्ट पे एयरपोर्ट पे लोड किया था एयरक्राफ्ट में, फ्लाइट में, तो फिर फ्लाइट में केरला से लोड किया था ना, तो गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड इन द कन्वेयंस एट केरला एयरपोर्ट। तो फिर आंसर हो जाएगा केरला वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। अब आपने उसको मुंबई से लेकर दिल्ली की जर्नी में खरीदा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, अ कन्वेयंस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। और अगर असेंबल या इंस्टॉल करना पड़ा था तो वेयर इट इज असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। मूवमेंट इन्वॉल्व है तो वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पॉइंट नंबर 4 बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कभी गुड्स सप्लाई किए तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा वाई बै, कोशिश करेंगे एलओआर, नहीं जमा तो एलओएस। कई बार लॉ ने सिर्फ इतना कोशिश किया है कि पहली प्रायोरिटी हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दिमाग थोड़ी नहीं करेंगे, रेसिपिएंट की जो लोकेशन है उसी को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो भी नहीं मिल रहा है फॉर सम रीजन तो लास्ट रिसोर्ट सप्लायर की लोकेशन को ही मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर मैं महाराष्ट्र का हूं, आई एम द सप्लायर, और आपसे फॉर एग्जांपल आप हो मध्य प्रदेश के, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ले लेंगे। लेकिन अगर वो भी नहीं मिल रहा है फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता पड़ पा रहा है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर मैं अपनी ही जगह महाराष्ट्र को ही क्या ले लूंगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बार बार आने वाला है इसलिए हम लोग यहां पे बोल देंगे वाई बै। वाई बै का मतलब कोशिश करेंगे एलओआर, नहीं जमा तो एलओएस, कोशिश करेंगे एलओआर, नहीं जमा तो एलओएस। इफ द एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस में रिकॉर्डेड है तो फिर वो जो इनवॉइस में एड्रेस लिखा हुआ है वही ले लेना। आप अनरजिस्टर्ड हो, आपने मेरे से गुड्स खरीदे और इनवॉइस में आपका एड्रेस लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का, तो वही ले लेंगे। सर इनवॉइस में आपका हरियाणा का एड्रेस लिखा हुआ है तो वही ले लेंगे। सर पंजाब का लिखा हुआ है तो वही ले लेंगे। इनवॉइस में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, देखो आप प्रैक्टिकली गुजरात में रहते हो या कहीं और रहते हो फर्क नहीं पड़ता है, इनवॉइस में क्या लिखा हो वो ले लेना। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस उसको मानेंगे प्लेस सप्लाई। क्वेश्चन जान पूछ के बोलेगा इनवॉइस में पंजाब का एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन व्यक्ति एक्चुअली दिल्ली में रहता है, फर्क नहीं पड़ता है, इनवॉइस में कौन सा एड्रेस है? पंजाब का, तो आंसर क्या होगा? पंजाब। सर लेकिन अगर रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस में रिकॉर्डेड ही नहीं है तो क्या होगा? सो इफ द रेसिपिएंट्स एड्रेस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस देन टेक लोकेशन ऑफ सप्लायर। सर यहाँ पे एड्रेस रिकॉर्डेड का मतलब होता है एड्रेस मतलब कंप्लीट एड्रेस नहीं। इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द कंप्लीट एड्रेस इफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट इज मेंशन्ड दैट आल्सो इट विल बी सफिशिएंट। तो मतलब अगर आपका पंजाब का एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ है, बस पंजाब स्टेट लिखा हुआ है, इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है पंजाब, तो बस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फुल एड्रेस का जरूरत नहीं होता।
अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो कभी मान लो ऑनलाइन आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑनलाइन में आपने बिलिंग एड्रेस एक लिखा और शिपिंग एड्रेस दो लिख दिया, मतलब आपने एक बिलिंग और शिपिंग दोनों एड्रेस लिख दिया कि बिल यहां पे भिजवा दो और शिपिंग इस एड्रेस पे कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने अमेजॉन से कुछ खरीदे, अच्छा मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अनरजिस्टर्ड हूं, अब मैंने कुछ अमेजॉन से खरीदा, मैंने बिलिंग एड्रेस मेरा मुंबई महाराष्ट्र का डाल दिया और शिपिंग एड्रेस मेरी दीदी जो पंजाब में रहती है अमृतसर में, मैंने दीदी का एड्रेस डाल दिया, तो फिर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा शिपिंग एड्रेस, मतलब जहां पे मैंने दीदी का शिपिंग वाला एड्रेस मतलब पंजाब डाला हुआ है, ठीक है। भले ही इनवॉइस पे दो एड्रेस लिखे हुए रेसिपेंट के, लेकिन आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए? शिपिंग एड्रेस। सो व्हेन टू एड्रेसेस ऑफ द रेसिपेंट आर मेंशन्ड, तो आपने बोला था जो रेसिपेंट का एड्रेस होगा, लेकिन दो दो एड्रेस लिखे हुए, तो सर कौन सा लेंगे? सर उस केस में शिपिंग वाला लेंगे, बिलिंग वाला नहीं लेंगे। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 को समझाने के लिए बिल टू शिप टू मॉडल है और इसको मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 3 लोग आपको दिख रहे हैं, एक है मुस्कान जो कि मेरी एक स्टूडेंट है और दूसरी है ऋषिता। इस क्लास में हम लोग ने एक एग्जांपल उठाया था जहां पे हमने इनका नाम लिया हुआ था। तो हुआ क्या है, यहाँ पे आई एम माई सेल्फ, आई एम दिस इज हरीश, ये मेरा ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे मुस्कान। अब हुआ क्या, मैंने मुस्कान को बोला कि मुस्कान एक काम कर, मुझे तुझसे ना जो गुड्स खरीदने उसका तू बिल मेरे पास में भिजवा दे, लेकिन जो गुड्स का मैंने तुझे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है उसकी डिलीवरी मेरे पास मत करवा, मेरी एक क्लाइंट है मिस ऋषिता, यहाँ पे डिलीवर करवा दे। तो मुस्कान मेरे पास में जो बिलिंग करवा रही है और शिपिंग जो ऋषिता के पास में भिजवा रही है, एक्चुअली मुस्कान का और हरीश का जो ट्रांजैक्शन है वो बिल टू शिप टू मॉडल का ट्रांजैक्शन है। मुस्कान इज द सप्लायर, हरीश इज द रेसिपेंट, और ऐसे केस में बिल टू शिप टू लगेगा। मुस्कान कोची केरला से बिलोंग करती है एंड हरीश माई सेल्फ आई एम बेस्ड इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो ऐसे केस में सप्लाई का जो पहला ट्रांजैक्शन है, सप्लायर इज मुस्कान, रेसिपेंट इज हरीश। केस एप्लीकेबल इज BTST, बिल टू शिप टू। प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लगेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बायर। सप्लायर जो कि मुस्कान है वो है कोची केरला से, LOS। POS मतलब मेरा वाला प्रीमाइसेस का एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बायर दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। ट्रांजैक्शन ये इंटर स्टेट होगा क्योंकि LOS POS अलग अलग स्टेट में है और इसके ऊपर लगेगा IGST। दूसरा एंगल पे बात करते हैं, सर आई एम हरीश ओवर हियर और मैंने क्या किया, मैंने ऋषिता को बोला कि सुन ऋषिता तुझे डिलीवरी ना मेरे एक ट्रांसपोर्टर से तेरे को पहुंच जाएगा, बाकी मैं इनवॉइस तेरे पास में भिजवा रहा हूं। तो ये मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जहां पे आई एम द सप्लायर, हरीश इज द सप्लायर एंड ऋषिता इज द रेसिपिएंट। ऐसे केस में ये ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल वाला ट्रांजैक्शन होगा वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। Where supply involves movement of the goods, जब हरीश is supplying the goods to ऋषिता, is movement involved? Yes. Movement कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता है, whether supplier हरीश कर दे या फिर recipient ऋषिता कर दे या फिर any other person, तो movement कौन कर रहा है फर्क नहीं पड़ता है, चाहे supplier हरीश करे या recipient ऋषिता या फिर any other person जैसे मुस्कान या कोई भी कर दे। Movement involved है कि नहीं है? है। और अगर movement involved है तो आंसर क्या होगा? movement of where the movement terminates। तो ऐसे केस में movement terminate होगी, देखो एरो इधर खत्म हो रहा है, मतलब मूवमेंट टर्मिनेट होगी चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये ट्रांजैक्शन आपको कैसे देखना है यहाँ पे, सर सप्लायर अब हरीश हो जाएगा, रेसिपेंट ऋषिता है, मूवमेंट इज इन्वॉल्व, ऐसा वाला केस है, तो आंसर क्या होगा? वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। सप्लायर इज मुंबई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई इज चेन्नई तमिलनाडु, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होती है। ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट का है, टैक्स लगेगा इस पे IGST। दैट इज द सिंपलेस्ट केस। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सर सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना हु इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स टू होम। तो एक डॉटेड एरो से पता चल जाएगा कि मुस्कान ऋषिता के पास में डिलीवर करने वाली है। अब जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपने क्या करना है, ये डॉटेड लाइन लिख दिया इधर और इधर दो पार्टीज का नाम लिख दिया। अब 3 में से 2 का तो नाम लिख दिया, जो थर्ड पर्सन होता है वो मेरे को यहाँ पे बोलेंगे दैट इज मिस्टर हरीश, और ये डॉटेड लाइन के ऑपोजिट वाला पर्सन होता है। जब आपने ये बना लिया तो बस एक काम करना, मुस्कान के यहाँ से एक एरो मार्क ड्रॉ कर दिया और ये डॉटेड लाइन, दिस इंडिकेट्स कि ये बिल टू शिप टू है, और फिर हरीश वाला जो ट्रांजैक्शन है ये हो जाएगा मूवमेंट वाला ट्रांजैक्शन। आई बिलीव आपको ये समझ में आया है। सर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो शायद कुछ जगहों पे मुझे मतलब मिस्टर हरीश मतलब ये जो ऑपोजिट वाला जो पर्सन है इसको थर्ड पर्सन बोलेंगे, तो इसको अगर थर्ड पर्सन बोलेंगे तो समझ जाना ये मेरी बात कर रहे हैं। इसको आप बायर भी बोल सकते हो, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बायर, ये वाला केस यहाँ पे होता है। ये पूरा सेट खत्म हुआ आपका सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 मैंने आपको जो बताया वो ये रहा आपके सामने, एक सेकेंड ना, यस सेक्शन 10 आपके सामने ये रहा, ये पूरा हमने यहाँ पे पूरा केस यहाँ पे खत्म किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन 12 क्या बोलता है। सेक्शन 12 आपको बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए क्या होगा। तो देखो लोकेशन, अच्छा
पहली बात तो सेक्शन 12 में आ रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का निकाल रहे हो तो एक बात देख लेना, जब दोनों पार्टीज इंडिया की होती है मतलब सप्लायर एंड रेसिपेंट बोथ आर ऑफ इंडिया, अगर दोनों इंडिया के हैं तो सेक्शन 12 में आते हैं, और अगर सप्लायर या रेसिपेंट दोनों में से कोई भी इंडिया के बाहर का है तो सेक्शन 13 में जाते हैं। हालांकि इंटर सीए स्टूडेंट के लिए तो सेक्शन 12 भी है, लेकिन आपको फिर भी बता दूं कि सप्लायर एंड रेसिपेंट दोनों के दोनों इंडिया के हैं, तो ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है सर्विसेज का, और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 से निकलता है। अब आपको बता दूं कि सेक्शन 12 के अंदर 12 स्पेसिफाइड सर्विसेज है, 12 स्पेसिफिक अलग अलग केसेस है, और आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे निकालना है। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन ये 12 स्पेसिफिक केसेस में फॉल नहीं करता तो तब जाकर के आप डिफॉल्ट प्रोविजन देखोगे। मैं वापस से बोल दूं, डिफॉल्ट प्रोविजन इज द लास्ट रिसोर्ट, इसको सबसे लास्ट में यूज करोगे। फर्स्ट यू विल चेक कि आपको जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो कहीं स्पेसिफिक वाली लिस्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। अगर यहां पे कवर्ड है तो जो यहां पे आंसर मिलेगा वही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना चाहिए, बट अगर यहां पे कवर्ड नहीं है तो डिफॉल्ट में आओगे। डिफॉल्ट के अंदर क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट के अंदर बोलते हैं B2B सप्लाईज, मतलब अगर रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B है ना, सामने वाला रजिस्टर्ड है, जहां वो रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दिमाग थोड़ी मत कर, सर वो रजिस्टर्ड है चंडीगढ़ में तो आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा, सर वो रजिस्टर्ड है झारखंड में तो आंसर झारखंड हो जाएगा। B2C मतलब अगर किसी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं तो मैं बोलूं ऐसे केस में आंसर है वाइब है, वाइब है, वाइब है। कोशिश करेंगे LOR नहीं जमा तो LOS, कोशिश करेंगे LOR नहीं जमा तो LOS। आप कोशिश में क्या देखोगे, सर देखोगे रेसिपेंट का एड्रेस रिकॉर्ड्स में है कि नहीं है, तो आई एम द सप्लायर, यू आर द रेसिपेंट, और आप अनरजिस्टर्ड हो। अब मेरे रिकॉर्ड्स में आपका एक एड्रेस लिखा हुआ है, तो मेरे रिकॉर्ड्स में आपका पुणे का एड्रेस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा पुणे, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। मेरे रिकॉर्ड्स में आपका एड्रेस लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कर्नाटका का, तो फिर आंसर कर्नाटका हो जाएगा। मेरे रिकॉर्ड्स में आपका कोई एड्रेस ही नहीं है, तो फिर अगर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट रिकॉर्ड्स में नहीं है तो फिर लेना पड़ेगा LOS। कोशिश करेंगे LOR नहीं जमा तो LOS। लेकिन एक बात समझने जैसी है, सर यहां पे भी बोला था वाइब है, अभी भी बोला वाइब है, लेकिन वाइब में चेक क्या करना, सर यहां पे देखोगे तो वो वाला एड्रेस विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में कौन सा एड्रेस लिखा है, और यहां पे इनवॉइस नहीं, यहां पे रिकॉर्ड्स में कौन सा एड्रेस है, जो एड्रेस रिकॉर्ड्स में होगा उसको कंसीडर करना आपको, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 12 के अंदर 12 स्पेसिफिक केसेस की बात करते हैं। 12 स्पेसिफिक केसेस चालू करने के पहले बता दूं, टीटो नाम का एक कॉन्सेप्ट अभी करवा रहा हूं, और ये टीटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, इसके ऊपर कुछ ज्यादा आपको दिमाग फोड़ी नहीं करनी। टीटो क्या है, ये 5 पॉइंटर्स का एक मैंने एक्रोनिम बनाया हुआ है, ये टीटो है। और टीटो बनाने का कारण यह है कि टीटो के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई 2 अलग अलग केसेस में बढ़ जाता है। B2B होगा तो आंसर अलग बनेगा, और B2C वाला ट्रांजैक्शन है तो आंसर अलग बनेगा। ये टीटो में ही होता है और कहीं नहीं होता है। देखो टीटो के 5 पॉइंटर्स खत्म हो जाएंगे तो आप देखोगे B2B हो B2C हो आंसर एक समान रहेगा, अलग नहीं होता। लेकिन यहां पे आंसर अलग अलग हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गड़बड़ी होगी। सो एवरीबॉडी विल फोकस ओवर हियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हमारे पास में है टीटो के केसेस। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस है, दिमाग फोड़ी मत कर, सामने वाला रजिस्टर्ड है B2B के केस में, जहां वो रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर B2C वाले के साथ में किया हुआ है तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। इंश्योरेंस सर्विस है तो दिमाग फोड़ी मत कर, सामने वाला रजिस्टर्ड है, जहां वो रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, अगर इंश्योरेंस सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड को दिया हुआ है तो LOR लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। वाइब नहीं है, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, LOR ही लेना पड़ेगा, और वो वाला एड्रेस लेना जो रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। सर वो एक्चुअली गुजरात में रहता है लेकिन रिकॉर्ड्स में पुणे लिखा हुआ है तो आंसर पुणे आएगा, ठीक है। सर इनवॉइस में पंजाब लिखा हुआ है, इनवॉइस गया तेल लेने, रिकॉर्ड्स में कौन सा एड्रेस लिखा हुआ है पुणे, तो आंसर क्या होगा पुणे, ठीक है। LOR ही है, वाइब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में दिमाग फोड़ी मत कर, सामने वाला रजिस्टर्ड है, जहां वो रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई B2B के लिए। लेकिन अगर B2C वाला केस है तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कुरियर एजेंसी ने जहां से वो पार्सल को उठाया था। सर पिक कर रहे हैं दिल्ली से और डिलीवर करना है कोलकाता में, तो फिर आंसर होगा दिल्ली, जहां से गुड्स को उठाया या फिर जहां से गुड्स को हैंड ओवर किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, दिमाग फोड़ी मत कर, सामने वाला रजिस्टर्ड है, जहां वो रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ट्रांजैक्शन B2B है। लेकिन अगर B2C वाला ट्रांजैक्शन है तो जहां से पैसेंजर को उठाया, जहां से पैसेंजर को उठाया मतलब जहां से पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। सर अगर फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली की तो पैसेंजर ने मुंबई में बोर्ड किया हुआ है तो आंसर हो जाएगा मुंबई, वेयर ही एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी।
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नीचे 2 पॉइंटर्स है। सर अगर आने जाने की टिकट एक साथ बुक कर दी थी, मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट एक साथ बुक कर दी थी, फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न जर्नी इज टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। तो मुंबई से दिल्ली वाला जो आंसर होगा उसमें एक आंसर आएगा मुंबई, और फिर दिल्ली से मुंबई वाला जो आपका रिटर्न फ्लाइट होगी उसका आंसर बनेगा दिल्ली। ठीक है, रिटर्न का आंसर अलग से निकालना। सर लेकिन अगर फ्लाइट मुंबई से दिल्ली थी और दिल्ली से मुंबई थी, लेकिन ये जो फ्लाइट बुक करी थी वो एक कंपनी ने बुक करी थी जो कि बैंगलोर में रजिस्टर्ड है, बैंगलोर इज इन कर्नाटका। तो भाई ऐसे केस में दिमाग फोड़ी करी मत, मुंबई टू दिल्ली हो या दिल्ली टू मुंबई हो, हमेशा हमेशा आंसर क्या होगा, बैंगलोर कर्नाटका, बिकॉज सामने वाला रजिस्टर्ड है। दिमाग फोड़ी मत कर, जहां वो रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मुंबई से दिल्ली का भी आंसर वही होगा और दिल्ली से मुंबई का आंसर भी वही होगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो मुंबई से दिल्ली का आंसर मुंबई और दिल्ली से मुंबई का आंसर दिल्ली। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सर अगर हमने पास बनवा लिया है, राइट टू पैसेज, राइट टू पैसेज मतलब पास बना लेना। ठीक है, सो आपको अब ना मान लो 45 ट्रिप्स का पास बनाया हुआ है, एक राइट टू पैसेज दिया हुआ है, एयरलाइंस कंपनी ने एक कंपनी को दिया हुआ है, क्योंकि जो सामने वाला एबीसी लिमिटेड है जो कंपनी है उसके डायरेक्टर बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, तो उन्होंने 45 ट्रिप्स का एक पास दे दिया है, एक राइट टू पैसेज दे दिया हुआ है। तो फिर ऐसे केस में आंसर कैसे निकालोगे? सर ऐसे केस में डिफॉल्ट रूल में चले जाओगे, या फिर रेलवे का या बस का आपने पास बना लिया है तो वो भी हो जाता है राइट टू पैसेज, और ऐसे केस में आंसर के लिए डिफॉल्ट में चले जाओगे। डिफॉल्ट मतलब यहां से आंसर निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के अंदर और भी सर्विसेज है, जैसे कुछ एंसिलरी सर्विस या स्पॉन्सरशिप की सर्विस। B2B है, दिमाग फोड़ी मत कर, सामने वाला रजिस्टर्ड है, जहां रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन B2C के केस में वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, लेकिन इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो ट्रांजैक्शन को खींच के इंडिया में लेके आएंगे और आंसर लेंगे LOR। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सप्लायर एक मुंबई बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, रेसिपेंट एक बंदा है, और वो बंदा है फॉर एग्जांपल अलग ही स्टेट का नाम लेता हूं, फॉर एग्जांपल वो बंदा है ओडिशा का। ठीक है, अब ये जो ओडिशा का बंदा है वो रेसिपेंट है, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझको जो भी इवेंट करवाना है, जो भी शादी वादी है, कुछ भी करना है, वो इवेंट दुबई में होने वाला है। तो देखो दुबई में होने वाला है तो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। लेकिन सरकार को ये बात गवारा नहीं थी, तो उन्होंने बोला ऐसे केस में आंसर ले लेना लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, और रेसिपेंट इंडिया का ही होगा क्योंकि आप 12 में बैठे हो, सप्लायर एंड रेसिपेंट बोथ आर ऑफ इंडिया। तो फिर जो रेसिपेंट का लोकेशन है दैट इज ओडिशा, वो हो जाएगा आंसर। सर अगर मान लो इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इवेंट्स थे, एक इवेंट ओडिशा के अंदर ही था, एक गोवा के अंदर था, एक इधर था उधर था, तो भाई अलग अलग स्टेट्स में होगा तो फिर आंसर निकलेगा प्रोपोर्शनेटली। इसके लिए कुछ रूल 5 है, थोड़ी देर के अंदर वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ा तो टीटो खत्म हो गया महाराज, और अगर टीटो खत्म हो गया तो B2B और B2C दोनों का आंसर एक समान होगा। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। टीटो के केसेस में B2B अलग होता है, B2C अलग होता है, लेकिन T2 के बाद आंसर एक समान हो जाता है, चाहे B2B हो B2C हो। अब B2B हो B2C हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लोकेटेड। बट इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो फिर ट्रांजैक्शन को खींच के इंडिया में लेके आएंगे और ले लेंगे LOR। सर अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में परफॉर्म किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा। मैं बोलूं जो भी आपने इधर देखा था ना B2C वाले बॉक्स में, ये सेम चीज है। वहां पे क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लोकेटेड बट द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो LOR में लेंगे, और अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है तो प्रोपोर्शनेटली लेंगे। ठीक है, सो दिस बॉक्स ऑफ लास्ट केस इज इक्वल टू द इंटायर बॉक्स, मतलब B2B हो B2C हो दोनों में यही यूज होगा। सर अकोमोडेशन अगर किसी होटल बोट या वेसल में हो रहा है तो उस केस में भी आप ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही आंसर यूज करोगे, मतलब वेयर द होटल बोट और वेसल इज एक्चुअली लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। बट इफ इट इज आउटसाइड इंडिया देन इस केस में ले लोगे LOR, और अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में तो आंसर होगा प्रोपोर्शनेटली। अब सर होटल बोट और वेसल के केस में शिप तो बार बार समंदर में मूव करती रहती है, तो फिर कैसे निकालेंगे, एक्चुअली लोकेटेड एक जगह पे तो होती नहीं है क्योंकि शिप तो मूव करती रहती है। तो देखो ऐसे केस में रूल्स की मदद से हम लोग आंसर निकालेंगे, थोड़ी देर में रूल्स देखने वाले हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 7, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क में अगर आप जा रहे हो, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट है या फिर अम्यूजमेंट पार्क जैसे इमेजिका या कोई भी वाटर पार्क में जा रहे हो, तो वेयर द अम्यूजमेंट पार्क और द इवेंट और पार्क इज एक्चुअली लोकेटेड। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो ट्रांजेक्शन था तो बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टॉक ब्रोकर के ट्रांजेक्शन में वाई बैक कोशिश करेंगे LOR, नहीं जमा तो LOS। अगर रेसिपेंट का एड्रेस रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है तो
वही ले लेना, और अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लेना। 9th पॉइंट बोलता है रेस्टोरेंट, केटरिंग, वो सारी सर्विसेज जहां पे इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस है, सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए रेसिपेंट का, इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। तो अगर फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है वरना सर्विस नहीं दी जा सकती, तो ये सारी की सारी सर्विस पॉइंट नंबर 9 में लिखी हुई है। रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, हेयर कट वगैरह, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विस, डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए, ये सारे केसेस में वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। पॉइंट नंबर 10, सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। देखो कंफ्यूज मत होना, ऊपर आपने देखा था गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, वहां पे था वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मैं आपको बता देता हूं, ये वाला पॉइंट था वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। देखो दैट वाज गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, लेकिन अब बात हो रही है सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। इसमें क्या हुआ, फ्लाइट में बैठा था और हेडफोन तो मैंने ले लिए उस एयर होस्टेस से कि मुझे मूवी देखनी है, लेकिन हेडफोन के बाद में पता चला कि जो मूवी मुझे देखनी है तो सारी मेरी देख रखी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये जो 2 मूवीज हैं ये एक्सेस करनी है, मतलब I cannot open it, is locked. She said if you want to access the movie, you are in the flight, you will have to pay rupees 300 for the subscription. मैंने बोला दे भाई, 300 रुपया पे किया, मैंने वो मूवी अनलॉक किया और बैठ करके मूवी देख रहा था। तो मुझे मूवी देखने का जो एक्सेस उन्होंने दिया, इट वाज सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा था, तो फॉर एग्जांपल फ्लाइट ऐसी है, केरला कोची एयरपोर्ट से लेकर के फिर वो जाता है मुंबई, फिर मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर, लेकिन पूरी जर्नी में सबसे पहला फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर था केरला, तो आंसर होगा कोची केरला। अब आपने पंजाब वाला मतलब दिल्ली से पंजाब में जब फ्लाइट में बैठे थे तब मूवी देखा या मुंबई से दिल्ली वाले रूट पे देखा, फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा का आंसर क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। एडवर्टाइजमेंट की सर्विस अगर गवर्नमेंट को दी है तो फिर वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज रन, ब्रॉडकास्टेड, डिस्प्लेड और डिससेमिनेटेड। लेकिन एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में अगर दिया हुआ है तो आंसर निकलेगा प्रोपोर्शनेटली। देखो रूल 3 ना सी इंटर वालों के लिए नहीं है, बाकी ऊपर के रूल्स है लेकिन रूल 3 इंटर वालों के लिए नहीं है। तो ऐसे केस में एडवर्टाइजमेंट की सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो जहां पे वो रन, ब्रॉडकास्टेड या डिस्प्लेड या डिसेमिनेटेड है। सर लेकिन अगर एनी अदर पर्सन को दिया जो गवर्नमेंट नहीं है तो ऐसे केस में डिफॉल्ट में चले जाना। ध्यान दे अगर किसी एबीसी लिमिटेड को दिया हुआ जो कि गवर्नमेंट नहीं है तो फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। बोलता है अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो जहां वो रजिस्टर्ड है वही ले ले, और अगर ट्रांजेक्शन B2C वाला है, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में वाइब है। ओके, सो देयर इट वाज एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर अदर देन गवर्नमेंट को दिया तो क्या होगा। और एक पॉइंट समझ ले, डिमांड ड्राफ्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो बैंक वाले केस में ना, ये वाले केस में बोल रहा हूं, बैंकिंग के ऊपर ही लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जहां पे डिमांड ड्राफ्ट का बात करते हैं। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट ना आप बैंक में जाकर के बना सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका उस बैंक में अकाउंट है कि नहीं है। अकाउंट होल्डर हो तो भी बन जाएगा और अकाउंट होल्डर नहीं हो तो भी बन जाएगा। अब एक मजे की बात समझो, अगर आप अकाउंट होल्डर हो तो आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर दोगे और बैंक जब आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उनको मालूम है ये हमारा अकाउंट होल्डर है और बैंक के रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस होगा ही होगा क्योंकि अकाउंट खोला हुआ है। लेकिन अगर कोई नॉन अकाउंट होल्डर जाएगा और डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा, जो कि बना सकता है, तो फिर ऐसे केस में बैंक के रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस तो होगा नहीं, और अगर रेसिपेंट का एड्रेस हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है तो आंसर क्या लेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ऐसा ही एग्जांपल क्लास में बनाया था। आई हैव 2 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एग्जांपल है, एक है तन्मयी और दूसरी है एवरिल। तन्मयी और एवरिल 2 दोस्त हैं और ये लोग गए एक बैंक में अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, HDFC बैंक में गए। अब तन्मयी का तो वहां पे अकाउंट खुला हुआ था, तो तन्मयी को जब बैंक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे रहा है और कुछ भी कमीशन चार्ज कर रहा है, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड्स में तन्मयी का एड्रेस अवेलेबल होगा। लेकिन उसकी फ्रेंड दैट इज एवरिल, वो तो उस बैंक में गई थी तन्मयी के साथ में, लेकिन उसका वहां पे कोई भी अकाउंट नहीं है, तो बैंक उसको डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड्स में एवरिल का कोई एड्रेस नहीं है, तो उस केस में आंसर होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। बैंक अपना ही लोकेशन ले लेगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़े तो लास्ट पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नंबर 12, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो बेटा जी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दिख रहे हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि फिक्स्ड लाइन लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, अगर ऐसा कुछ है तो देखो फिक्स्ड लाइन लीज सर्किट वगैरह के केस में मतलब आपके घर पे कुछ डिश एंटीना या फिर आपके घर में कुछ वो वाईफाई का राउटर या फिर कोई लैन का कोई इक्विपमेंट, कोई डब्बा उब्बा वो लोग फिट करके गए हैं, तो जो भी टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक फिक्स्ड इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ फिक्स्ड इक्विपमेंट। वो डब्बा कहां पे इंस्टॉल किया हुआ है? सर वो डब्बा मेरे पुणे वाले एड्रेस में इंस्टॉल
इंस्टॉल करा हुआ है, तो बस पुणे हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब चाहे आपने बिलिंग करने के लिए बोला कि बिलिंग के लिए मेरा दिल्ली का एड्रेस लिख दो क्योंकि मेरे को बिल वहां पे चाहिए और मैं एक्चुअली मुंबई में रहता हूं, अब आप कहां रहते हो फर्क नहीं पड़ता है, बिलिंग एड्रेस क्या है उसे फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका कौन सा एड्रेस है वो भी फर्क नहीं पड़ता है, वो फिक्स्ड इक्विपमेंट कहां पे है, सर फिक्स्ड इक्विपमेंट पुणे में लगाया हुआ है, तो बस वो जो डब्बा है वाईफाई का राउटर है या लैन है वो पुणे में लगाया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा पुणे। सर हमने क्या किया, हमने अपनी ऑफिस खोली हुई है, हमने अलग अलग स्टेट्स में बड़ा सा बिजनेस फैलाया हुआ है और हमने हर ऑफिस में एक लैन का डब्बा लगाया हुआ है, एक लैन कनेक्शन के लिए एक डब्बा है, वो एयरटेल वालों ने लगा के दिया हुआ है। तो अगर सर्विस एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में दी जा रही है एंड इट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट, तो आंसर निकलेगा प्रोपोर्शनेटली, जिसके लिए अभी हम लोग रूल्स देखने वाले हैं। पोस्ट पेड वाला केस है, पोस्ट पेड मतलब बिल आता है आपके घर पे, तो देखो यहां पे भी कोशिश करेंगे एलओआर नहीं जमा तो एलओएस, वाइब है, लेकिन ध्यान देना वाइब में आपको रेसिपेंट का रिकॉर्ड्स में जो एड्रेस है वो नहीं देखना है, वाइब में देखना है कि बिलिंग एड्रेस क्या है, रेसिपेंट का बिलिंग एड्रेस अगर हमारे पास में तो वही ले लेंगे, और मान लो कोई बिलिंग एड्रेस है ही नहीं तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई। देखो रिकॉर्ड्स वाला छोड़ देना, वो कहां पे रहता है फर्क नहीं पड़ता है, बिलिंग एड्रेस हमारे पास रेसिपेंट का है तो वो लेंगे और वो भी नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। आगे बढ़े तो प्रीपेड की बात आती है। प्रीपेड मतलब पहले ही आप पैसे पे कर दोगे और बाद में आप उस सर्विस को यूज करोगे। तो देखो एक टाइम था जब हम लोग मोबाइल फोन का रिचार्ज करते थे, वो 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का छोटा सा रिचार्ज था, वो 1 रुपए के कॉइन से स्क्रैच करते थे, फिर वहां पे वो कोड लिखते थे और हमारे फोन में वो रिचार्ज करते थे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपए का। तो वो आपने किससे खरीदा था? अगर आपने गैलरी से खरीदा था, गैलरी मतलब आपने सर्दी से लिया था, सर्दी मतलब ये सेलिंग एजेंट, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर आपने गैलरी से लिया मतलब आपने सेलिंग एजेंट, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, मतलब आपने सर्दी से लिया, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा एड्रेस ऑफ सर्दी। तो सिंपल है, अगर आपने वो वाउचर सर्दी से खरीदा था तो एड्रेस ऑफ सर्दी। लेकिन सर हमने गैलरी से नहीं लिया था, हम तो हमारे नीचे जो पान की दुकान है या जो मेडिकल शॉप वाला है वो लोग वाउचर रखते थे, वहीं से ले लेते थे। तो फिर एनी पर्सन, अगर कोई अलग पर्सन गवर्नमेंट कोई भी XYZ पर्सन किसी फाइनल कस्टमर को वो वाउचर बेच रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर और वेयर प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड। तीसरा और आखिरी और इंपॉर्टेंट केस, सर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर दिया था, जो कि आज की तारीख में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो फिर ऐसे केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, यहां पे वाइब नहीं है, एलओआर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और चलो अगर आपका ट्रांजैक्शन ऊपर ये 3 पॉइंटर्स में कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है तो अदर केस में चले जाना, और अदर केस में भी आंसर क्या होगा? वाइब है, कोशिश करेंगे एलओआर, नहीं जमा तो एलओएस। ठीक है, तो ये पूरा केस आपका यहाँ पे सेक्शन 12 का भी खत्म हो गया। अब मेरे पास में कुछ रूल्स है और कुछ इक्का दुक्का सर्कुलर है। सर रूल्स को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रूल्स का एक लॉजिक समझा देता हूं। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर इट, मैं वो फाइल अभी यहां पे कनेक्ट करता हूं। ओके, सो हियर इट इज। अगर आईजीएसटी रूल्स की बात करें तो सर यहाँ पे आपको क्या कहानी समझ में आ रही है? तो देखो आईजीएसटी रूल्स के लिए एक बात आपको समझा दूं कि ये आपको जो रूल्स है ना, ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में मदद नहीं कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपको ऊपर से ही पता चलेगा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट में हर स्टेट के अंदर बांट दूं। फॉर एग्जाम्पल सर्विस अगर 3 अलग अलग स्टेट्स में दी जा रही है तो महाराष्ट्र में कितना अमाउंट लिया जाए, फिर गुजरात के लिए कितना अमाउंट लिया जाए, पंजाब के लिए कितना अमाउंट लिया जाए, तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब ये कब कब काम आता है? एक रूल 4 है, एक रूल 5 है, एक रूल 6 है। रूल 4 वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक स्टेट से अदर स्टेट में सर्विस दी जा रही है। फिर होता है इवेंट रिलेटेड, जो टीटो के अंदर आखिरी वाला केस था, ओ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। और उसके बाद में आपके पास में टेलीकॉम सर्विसेज, जो अभी हम लोग का सेक्शन 12 के अंदर आया था, वो फिक्स्ड इक्विपमेंट वाला। इन तीनों केसेस में अगर एक स्टेट से अदर स्टेट में सर्विस दी जा रही है तो फिर आंसर प्रोपोर्शनेटली निकालना होता है। लेकिन क्या सीन होगा वो समझ लो। देखो अगर सर्विस एक ही स्टेट में प्रोवाइड कर रही है तो ये वाला बात तो आएगा ही नहीं। ये वाली बात तो तब आती है जब सर्विस इज प्रोवाइडेड इन मल्टीपल स्टेट्स। अब मल्टीपल स्टेट्स में भी अगर सर्विस दे रहे हैं तो इफ सेपरेट अमाउंट इज चार्ज, अगर सारे अमाउंट अलग ही बता दिए, मान लो 3 स्टेट में बिजनेस है, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक पंजाब, इसके लिए कितना है वो क्लियरली सेपरेट चार्ज कर दिया, दूसरे वाले के लिए भी अलग, तीसरे वाले के लिए भी अलग। अगर सेपरेट अमाउंट चार्ज करो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अमाउंट चार्ज किया है वो महाराष्ट्र में ले लेना, उसमें ले लेना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज करने वाले हैं, मतलब सीधा बोल दिया कि हम तो चार्ज करेंगे, एक काम कर लो सीधा 1 लाख रुपीज चार्ज करते हैं। अब 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं तो कौन से स्टेट के लिए कितना, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो देखेंगे, अगर दोनों पार्टीज के बीच में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बोला कि आपको हमेशा जब भी डिवाइड करना है तो आपको इस रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, 2:2:1 में डिवाइड करना है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ तो उसी को फॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट भी नया बनाया हुआ है तो दोनों पार्टीज में, सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं
है। तो देखो, अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में सर्विस दी जा रही है, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया हुआ है, और वो कंसोलिडेटेड अमाउंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है इसके लिए कोई अग्रीमेंट भी नहीं बनाया हुआ है, तो फिर अग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कितना अमाउंट ले और गुजरात में और पंजाब में? तो इन्होंने बोला IGST रूल्स देख लेते हैं। ये पूरा यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट मैं अब आपको आगे लेके जाता हूं रूल्स में। सर, रूल्स की बात आपको यहां पे देखने को मिलती है, ये आपको रूल्स देखने को मिले इधर। पहले तो आपको रूल 5 का बात करते हैं जो इवेंट रिलेटेड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट वाली सर्विस है और एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में दी जा रही है तो फिर वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो ये लोग बोलते हैं गैप की मदद ले लेना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो ये कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि रूल 5 क्या बोलता है, गैप को यूज कर लेना, गैप के हिसाब से आंसर निकाल लेना। रूल 6 क्या बोलता है? सर, वो टेलीकॉम वाले थे जो फिक्स्ड इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, तो ये लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच स्टेट। नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच स्टेट, मेरे 3-4 स्टेट्स के अंदर बिजनेस है, जिसके अंदर एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है और एक पंजाब है, ठीक है। अब मेरे जो 2 पॉइंट्स है, मैंने वो लाइन के 2 कनेक्शन बिठाए हुए, एक मुंबई में और एक पुणे में। तो मुंबई में और पुणे में मतलब महाराष्ट्र में 2 पॉइंट्स है। सर, गुजरात के अंदर एक ही है अहमदाबाद, और पंजाब के अंदर वापिस से 2 है, एक अमृतसर में एक लुधियाना में। तो मैं बोलूं 2 पॉइंट्स इधर है, 1 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, तो 2:1:2 इस रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए। जब भी आप काउंटिंग कर रहे हो तो ध्यान दो, आपको बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है इनको आपको 2 काउंट करना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मुंबई और एंडिंग पॉइंट है मेरा लुधियाना, तो मुंबई और लुधियाना इसको 1-1 पॉइंट गिन लेना। और बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, इट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ पॉइंट इफ द सर्विसेज ऑफ दैट लीज सर्किट इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर। तो बीच में मैं बोलूं 5 पॉइंट्स थे, तो एक मुंबई स्टार्टिंग है और एंडिंग है लुधियाना। मुंबई के बाद इधर था पुणे, फिर यहाँ पे अहमदाबाद जो कि गुजरात में, और यहाँ पे है अमृतसर। अब एक बात समझ लो, ये जो बीच के 3 है दैट इज पुणे एंड देन अहमदाबाद एंड देन अमृतसर, ये तीनों जगहों पे काउंट 1 पॉइंट करना पड़ेगा अगर सर्विस उस जगह पे दी गई है और बेनिफिट उस जगह पे यूज हो रहा है। मैं बोलूं मुंबई और लास्ट वाला जो लुधियाना था, ये तो 1 पॉइंट काउंट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा जो अमृतसर वाला जो लोकेशन है वहां पे बेनिफिट ऑफ द सर्किट इज नॉट यूज्ड। वहां पे बस एक डब्बा लगा के रखा हुआ है, बट वहां पे कुछ है ही नहीं, गोडाउन है, वहां पे कोई भी नहीं बैठता, कोई ऑफिस नहीं, कोई यूज नहीं करता। तो जब को कोई यूज ही नहीं कर रहा तो इसको काउंट मत करना। अब मैं बोलूं मेरे पास में क्या रेशियो बनता है, 2:1:1। मेरा 1-2 लोकेशन तो महाराष्ट्र का आ जाएगा, एक गुजरात के अंदर आ जाएगा और एक आ जाएगा पंजाब के अंदर, तो 2:1:1 रहेगा। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब आपके पास में आता है ऊपर वाला केस जो कि बोलता है रूल 4। रूल 4 आपको बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकालना चाहिए, और बोट और वेसल के लिए भी बताया। तो देखो, बोट और वेसल तो समंदर में मूव करती रहती है, तो फिर ऐसे केस में अगर आप बोट और वेसल में बैठे मुंबई के अंदर और बाद में जाकर के वो आपको कोची केरला के पोर्ट पे छोड़ रहा है, तो फिर ऐसे केस में वो समंदर में मूव करती रही, तो कौन से स्टेट में कितना सर्विस दिया गया उसका रेशियो निकालने के लिए टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल इन ईच स्टेट। वो मुंबई के वाटर्स में कितना टाइम थी, मतलब महाराष्ट्र के वाटर्स में कितना टाइम थी, गोवा के वाटर्स में, कर्नाटका के वाटर्स में, केरला के वाटर्स में, वो टाइम स्पेंड बता देंगे कि इतना इतना आवर्स, 24 आवर्स एंड 36 आवर्स एंड 18 आवर्स एंड 72 आवर्स, ऐसे करके रेशियो बता दिया। तो इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेंगे। सर, ये कितने आवर्स कहां पे थी, ये कौन बताएगा? सर, ये शिप का कैप्टन ही बता देगा, वो उनके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पूरा बता देंगे। अब आती है पॉइंट नंबर 1 और 2। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है और वो ऐसी है जहां पे लॉजिंग और अकोमोडेशन हुई है, आपने क्या किया, आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में आपने एक ट्रिप प्लान किया हुआ है, 6 दिन का ट्रिप है। आप कुछ दिन 1-2 दिन जाकर के दिल्ली में रहोगे, वहां पे किसी होटल में रुकोगे, फिर वापस से आप आगे जाओगे, आप शिमला में जाओगे, वहां पे रहोगे, फिर आप पंजाब आओगे, फिर आप हिमाचल जाओगे, ऐसे 3-4 अलग अलग लोकेशन पे जाओगे। तो नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन ईच प्रॉपर्टी, जितनी भी नाइट्स आपने स्टे करी हुई है वो सारी नाइट्स, दिल्ली में 2 नाइट्स थे, पंजाब में 2 नाइट्स थे, हिमाचल में 1 नाइट था, तो 2:2:1 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस, सर, अगर आपका ऐसा कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस हुआ है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरिज वगैरह था और एक बड़ा सा शादी का लॉन है, एक बिल्डर, एक मान लो कोई पॉलिटिशियन है और उसके बेटे की शादी है और उसने एक बहुत बड़ा लॉन बुक करा हुआ है। अब वो जो इतना बड़ा जो लॉन है ना, वो एक बहुत बड़ी लैंड प्रॉपर्टी पे बनाया हुआ है, लेकिन वो इतनी बड़ी लैंड प्रॉपर्टी है ना, एक बॉर्डर पे लोकेटेड है, वो महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा महाराष्ट्र में जाता है और दूसरा हिस्सा गोवा में जाता है। अब ये तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी रेंट पे ले लिए, 3 दिन के लिए वो शादी के फंक्शन के लिए लिया हुआ है, तो सर इसका रेंटिंग जो अमाउंट चार्ज किया है
है वो महाराष्ट्र में कितना लिया जाए और गोवा में कितना लिया जाए। तो देखो एरिया पे डिपेंड करता है, उस पूरे लैंड प्रॉपर्टी का कितना एरिया महाराष्ट्र में फॉल कर रहा है और कितना गोवा में फॉल कर रहा है, उसका रेशियो ले लेना, एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट। ये रूल्स की कहानी भी अपनी यहाँ पे हो गई है। रूल 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब अपने पास में कुछ इक्का दुक्का सर्कुलर है और खेल यहाँ पे खत्म है। सर एनटीओआर का जो भी पॉइंट है ये आपको आरसीएम चैप्टर के अंदर में डिस्कस करवाऊंगा, तो यहाँ पे छोड़ देता हूं। अब ईसीओ वाला ट्रांजैक्शन था, तो मैंने आपको बताया था जब ऑनलाइन किसी ईसीओ के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचा हुआ है और इनवॉइस में बिलिंग एड्रेस भी है और शिपिंग एड्रेस दैट इज डिलीवरी वाला भी है, तो बिलिंग छोड़ देना, शिपिंग एड्रेस कंसिडर करना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी समझा दिया। अब एक लास्ट सर्कुलर आपके पास में आता है, वो एडवर्टाइजिंग सर्कल, एडवर्टाइजिंग सेक्टर का है। अब इसके लिए क्या करूंगा, फट से मैं आपको यहां से मेरे पास में ना एक फाइल बनी हुई है, उस फाइल के थ्रू ही बता देता हूं। यहां पे आप देखो तो आपको एडवर्टाइजिंग का एक फट से केस समझा देता हूं। हुआ क्या है, यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है। एक है ब्राइट आउटडोर मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडर, दूसरा हमारे पास में है एबीसी एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और धर्मा फिल्म्स ये कॉर्पोरेट क्लाइंट है। होता क्या है, धर्मा फिल्म्स को जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट है, इनकी कोई नई मूवी आ रही है और मूवी के लिए इनको होर्डिंग पे एक बैनर लगाना है, ठीक है, वो होर्डिंग पे बैनर लगाना है। इन्होंने एबीसी एडवर्टाइजमेंट को बोला कि हमको 10 अलग अलग स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स पे हमको होर्डिंग लगाना है। एबीसी ने बोला कि ठीक है मैं आपको ये पूरा करके दे दूंगा, लेकिन ये जो 10 होर्डिंग की आप बात कर रहे हो, 10 में से 6 होर्डिंग तो मेरी है, मैं उसके ऊपर पुराना बैनर निकाल के आपका बैनर लगा दूंगा। लेकिन जो 4 स्पॉट्स आप बोल रहे हो, वो स्पॉट पे जो होर्डिंग है वो मेरी नहीं है, मुझे किसी से अरेंज करवाना पड़ेगा। धर्मा ने बोला आप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एबीसी जाके पहुंचा हुआ है ब्राइट के पास में। एबीसी ने बोला ब्राइट को, जो कि वेंडर है ब्राइट आउटडोर मीडिया, तुम्हारा वो जो 4 होर्डिंग है ना, उस होर्डिंग पे भले आपकी होर्डिंग है, लेकिन उस पे मेरे को 15 दिन के लिए मेरे क्लाइंट का एक ऐड लगाने का है। तो वो होर्डिंग के ऊपर का वो जो स्पेस है ना, वो 15 दिन मुझे दे दो, मैं मेरे क्लाइंट का ऐड वहां पे लगा दूंगा। ब्राइट ने बोला कि ठीक है, वो जो 4 स्पॉट्स आप बोल रहे हो उसमें से 1-2 स्पॉट तो इधर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर टेरिस पे ही लगा हुआ है, भाई की जो बिल्डिंग है गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, उसी के ऊपर भाई का ही बैनर लगाया हुआ है, ठीक है, तेरे नाम और बजरंगी भाईजान का। और कुछ और भी हमारी 3-4 होर्डिंग्स है, वो यहाँ पे है। एक नेशनल हाईवे है NH4, उसके ऊपर भी 4 होर्डिंग्स हमारी है, जहां पे ऑलरेडी बैनर लगे हुए हैं, धड़क सड़क मां कसम कड़क करके, ठीक है। तो अलग अलग मूवीज है, अलग अलग मूवीज का यहाँ पे बैनर ऑलरेडी लगा हुआ है। ब्राइट ने बोला कि चाहो तो, इनका वैसे भी निकल चुका है टाइम, तो मैं आपको यहाँ वाली स्पेस दे देता हूं। तो देखो 4 स्पेस कौन सी है, एक तो ये बड़ी वाली होर्डिंग है, ये मां कसम जो लगा हुआ है, और ये सड़क वाला लगा हुआ है, ठीक है, और 2 इधर आपको दिख रही है। अब ब्राइट ने क्या बोला, एक काम करते हैं, मैं होर्डिंग के ऊपर की ये स्पेस है ना, ये स्पेस मैं आपको दे देता हूं, ये होर्डिंग के ऊपर की स्पेस मैं आपको दे देता हूं, आप अपने क्लाइंट का ऐड लगाओ, लगाओ मत लगाओ, खाली रखो, मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको 15 दिन के लिए जगह दे दी है। अब आप इसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हैं लगाओ, धर्मा फिल्म्स की लगाओ, रेड चिलीज की लगाओ, कोई भी ऐड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, सर जब ब्राइट ने इसको एबीसी को वो जगह दे दी है होर्डिंग की, तो उसको क्या माना जाए, तो सर्कुलर बोलता है इट इज एक्चुअली अ सेल ऑफ स्पेस ऑन द होर्डिंग, होर्डिंग के ऊपर की जगह दे दी है, लेकिन होर्डिंग तो खुद एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि होर्डिंग क्या हुई है, होर्डिंग यहां पे देख रहे हो तो जमीन में गाड़ दिया है, इट इज एक्चुअली फिक्स्ड टू अर्थ, और अगर जमीन में गाड़ दिया है तो होर्डिंग एक्चुअली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर की जगह को अगर दिया जा रहा है तो ये रेंटिंग हो जाएगा, और ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, और अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोविजन का ध्यान देना होगा, विच सेज वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो जो होर्डिंग है, फॉर एग्जांपल ये 2 जो होर्डिंग है, अज्यूम करते हैं ये 2 होर्डिंग है, एक अहमदाबाद में आ रहा है और इधर एक जा रहा है से फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोई आ रहा है, सो दिस इज इन राजस्थान, दिस इज इन गुजरात, ये ऐसे करके 2 होर्डिंग है, और ये 2 होर्डिंग तो मुंबई में ही है। तो देखो ऐसे केस में ये वाले होर्डिंग को जो भी दिया था उसके लिए जो भी रेंट चार्ज किया, आंसर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र, और ये वाली होर्डिंग जो राजस्थान में फॉल कर रही है इसका आंसर राजस्थान होगा, इस वाली होर्डिंग के लिए जो भी रेंटल है इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे होर्डिंग इज एक्चुअली लोकेटेड, ये पूरी कहानी आपकी यहां पे खत्म होती है। अब एक बात समझो आगे, अगर एबीसी ने ब्राइट को बोला, मान लो धर्मा की पूरी एड वगैरह हो गई, वो 15 दिन लगा दिया, मूवी सक्सेस हो गई, जो भी होना था हो गया।
अब एबीसी क्या किया, एबीसी जाता है ब्राइट के पास में और बोलता है सुनो ब्राइट, मैं क्या सोचता हूं कि मुझे मेरा ही बिजनेस ग्रो करना है और एबीसी एडवर्टाइजिंग कंपनी इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी इन मुंबई एंड फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ऐसा प्लीज 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 मेरा ही यहाँ पे बैनर लगा देना, मेरे को मेरे बिजनेस का ब्रांडिंग करने का है, तो मेरे को एक दो होर्डिंग के ऊपर मेरा एड लगा के दे दे। तो अब क्या कर रहा है, अब ब्राइट वापस से उसको यहाँ पे ना एड लगा के दे रहा है, लेकिन ब्राइट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ब्राइट ने इसको एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दी है, इसको सेल ऑफ स्पेस नहीं किया है, यहाँ की जगह नहीं दी है। बोला भाई ये जगह मेरी है, यहाँ पे होर्डिंग्स मैं ही लगा सकता हूँ, हाँ तेरी होर्डिंग लगा देता हूँ, कल को अगर तेरी होर्डिंग प्रॉपर नहीं लगी है और वहां पे से कुछ स्टिकर बाहर निकल रहा है तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा। आई एम नॉट गिविंग यू द राइट्स, आई एम गिविंग यू एडवर्टाइजमेंट का सर्विस। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एडवर्टाइजिंग की सर्विस दी जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, डिफॉल्ट रूल से निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग की सर्विस अगर किसी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट को दी जाएगी तो डिफॉल्ट रूल से निकलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे एग्जिट करके यहाँ पे पॉज कर देता हूं, आप इसको बस ये पॉज करके रीड कर लीजिएगा। पहली बात तो ये केस 1 है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है फिक्स्ड है परमानेंटली, दैट इज होल्डिंग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वेंडर क्या कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर की जगह दे रहा है, तो ये हो जाएगा राइट टू यूज द स्पेस ऑन द होल्डिंग व्हिच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज होल्डिंग इज एक्चुअली लोकेटेड। लेकिन जो दूसरा केस था, जब उसने बोला कि मेरे को मेरी ऐड करके दे दे, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम में लिखना चाहिए। वेंडर दैट इज Bright is responsible for display of advertisement of the advertising company, and during this entire time period vendor is in possession of the holding and advertising company is not occupying the space। उसको rights नहीं दिए थे, बोला space तेरे को नहीं दे रहा हूं, advertisement लगा के दे दूंगा। तो ऐसे केस में it is nothing but advertisement service given by Bright to ABC, और इसके लिए आपको advertisement वाला सर्विस है तो डिफॉल्ट रूल से आंसर निकालना होगा। So this was it, ये पूरा का पूरा मैंने आपके साथ प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन डिस्कस कर लिया, फटाफट से रिवाइज कर लिया। आई होप आपको यहाँ पे काफी सारा चीज क्लियर हो गया होगा और आपका रिवीजन का पर्सपेक्टिव जो था वो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट टू मी टिल दिस पॉइंट एंड फॉर मोर सच रिवीजन वीडियोस सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मैं ऐसे और सारे रिवीजन वीडियोस लेकर के आऊंगा। आपको और कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई शैल एड्रेस द सेम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।